लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटीजर्स, जिसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा था उसका, उसके बाद कंपैरिजन किया था, फिर समेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखा था। सब्ट्रैक्शन वाला केस एक्चुअली मैंने वो रिकॉर्ड तो किया था बट उसको मैंने हटा दिया क्योंकि लेक्चर लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा था। बट एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बो है। इससे हम लोग सब्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में जो मेथड एडिशन का है वही सब्ट्रैक्शन का भी है, बट सब्ट्रैक्शन में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है जो मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जिनको नहीं समझ में आया था उनके लिए एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना है अगर तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस ये भी आपका प्लस होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेशन का। और एडिशन का कुछ अलग प्रॉपर्टी था, प्लस और प्लस को ऐड करेंगे तब तो वो प्लस ही देगा, बट प्लस और माइनस को ऐड करेंगे या फिर माइनस और प्लस को, तो वो डिपेंड करता है उसमें से बड़ा कौन सा है। तो करना क्या था इसमें कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना था और जो बड़े वाले के साथ जो साइन था वो लगा देना था। तो इसमें क्या था कि डिपेंड्स, और माइनस और माइनस को ऐड करने पे रिजल्ट क्या देता है, माइनस आता है। दोनों को ऐड कर दो और माइनस साइन लगा दो। तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस का, रिवाइज करा दिया मैंने। अब सब्ट्रैक्शन का केस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 माइनस 2 या फिर 2 माइनस 2 ही ले लो इक्वल टू 0 हो गया, या फिर 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सिंपल एडिशन है। उसके बाद -3 माइनस 2, उसके बाद -3 माइनस ऑफ -2, उसके बाद 3 माइनस -2। तो ये देखो एक पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बीच में माइनस का साइन तो आना ही था, तो दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। तो रिज़ल्ट उस पर डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर के साथ कौन सा साइन है। जैसे अगर यहाँ पे देखो कि ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली, और क्या कर दो कि ये बड़े वाले के साथ जो साइन है वो लगा दो। 3 माइनस 2 1, और बड़े वाले साइन पॉजिटिव है तो लगा दो। उसी तरह यहाँ देखो -3 -2, ऐसा हम लोगों ने यहाँ देखा था ना कि दोनों माइनस है, कि -2 प्लस -3। तो यहाँ क्या हो रहा था, प्लस माइनस माइनस हो रहा था। यहाँ क्या था, -2 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 -3, यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है। तो एडिशन ही है यार सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कोई एक्स्ट्रा केस नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो भी एडिशन ही है, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज है। जैसे यहाँ पे देखो -3 माइनस -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 2। अब ये बताओ यही वाला केस बन गया, ये माइनस और प्लस वाला, यही है ना। तो सब चीज़ एक ही है, बस उसके लिखने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन को वहाँ से हटा दिया था। बट जिनको दिक्कत था उनके लिए मैंने यहाँ भी बता दिया। जैसे ये देखो -3 माइनस -2, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2, ठीक है। यहाँ पे देखो -3 -2, तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, यही केस बन गया आपका। तो सब वही है यार। तो जो सब्ट्रैक्शन भी है ना वो भी एडिशन का ही चीज़ है, और बाकी सब तो सिंपल है। तो ये सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का स्पेलिंग है CLOSURE, क्लोजर। तो इसमें आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए, मतलब कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को हम लोग जोड़ते हैं तो वो नेचुरल नंबर ही देता है, या फिर दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे तो वो होल नंबर्स ही देगा। तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर ये प्लस में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे ही अगर दो नेचुरल नंबर को लो और सब्ट्रैक्ट करो, जैसे नेचुरल नंबर लेते हैं 2 और माइनस करो इसको 3 से, तो क्या आएगा -1। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है। वैसे ही होल नंबर को लो, जैसे कि होल नंबर ये भी दोनों तो होल नंबर ही हैं, तो इसमें 0 ले लेते हैं, 0 -3, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो क्या ये -3 होल नंबर है, नहीं है। तो ये भी होल नंबर्स भी माइनस पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे चेक करो, 2 × 3 और 0 × 3,
तो 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 3 भी 0। तो ये भी नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर आया, होल नंबर इंटू होल नंबर भी होल नंबर आया। तो मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद डिवीज़न में देखो 2/3 और 0/3, 0/3 ना लेकर अगर मैं 1/3 ले लूँ, क्योंकि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। तो डिवीज़न में नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। ये सब आप लोग पहले से पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे देखो इंटीजर्स के केस में लेते हैं कि इंटीजर प्लस इंटीजर, कोई भी इंटीजर को इंटीजर के साथ जोड़ोगे तो वो क्या इंटीजर आएगा? तो हाँ, ये इंटीजर आएगा हमेशा। कोई भी एग्जांपल ले लो तो वो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्लस पॉजिटिव भी आ सकता है वो नंबर, नेगेटिव भी आ सकता है, या ज़ीरो है, तो कोई भी आएगा तो इंटीजर के अंडर में ही रहेगा। और अगर माइनस करेंगे इंटीजर माइनस इंटीजर तो क्या वो इंटीजर आएगा? तो हाँ, प्लस का प्रॉपर्टी जैसा होता है वैसा माइनस का होता है। किस सेंस में? कि अगर ऐड करने पे जिस टाइप का नंबर आ रहा है वही माइनस करने पे भी आएगा, तो इंटीजर ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में देखो इंटीजर इंटू इंटीजर, ये भी इंटीजर ही आएगा। और डिवीज़न में इंटीजर अपॉन इंटीजर, क्या इंटीजर आएगा? नहीं, ये इंटीजर नहीं आएगा। बहुतों ने हाँ बोला होगा, तो हम ही पढ़ने की तो आदत होती है सबकी। तो देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर नहीं आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि 4/3 ले लो तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो फ्रैक्शन है। -2/3, ये क्या इंटीजर है? नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है? प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स का होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये डिपेंड कर रहा है कि किस पे लगा रहे हैं। जैसे कि प्लस पे अगर चेक करना चाह रहे हैं तो दो नंबर अगर दो इंटीजर्स हैं ए और बी मान लेते हैं, क्योंकि इंटीजर इंटीजर लिखने से बढ़िया है कि ए और बी दो इंटीजर्स मान लेते हैं। तो ए प्लस बी क्या इक्वल टू बी प्लस ए है? फाइंड करो। अगर ए को मान लो 2 और बी को मान लेते हैं 3, ठीक, तो ए प्लस बी कितना होगा? 5, और बी प्लस ए कितना होगा? वो भी 5। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो अब तो एक एग्जांपल लेके देख लिया हम लोगों ने, पर ये हमेशा होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके देखा है, बट ये हमेशा ही होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। मतलब कि प्लस जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब माइनस के लिए देखते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है क्या? तो देखो 2 - 3 इक्वल टू 3 - 2, क्या ये होगा? यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 1, तो ये गलत है, इसलिए कि माइनस जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है, क्या ये होगा? 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2 होता ही है, तो ये 6 इक्वल टू 6 आ गया, तो ये ट्रू है। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब डिवीज़न के केस में ले लो a बाई बी और b बाई ए, क्या ये बराबर हैं? तो नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू का साइन दे दो, क्योंकि पता है तो a बाई बी नॉट इक्वल टू b बाई होता है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक। तो ये भी छोटे छोटे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि याद रखना चाहिए। अब एक और यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि देखो अगर किसी प्रॉपर्टी का हमको प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्रूफ करना है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 2 + 3 और 3 + 2, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। बट एक एग्जांपल के सही होने से ये सही नहीं होता है, ये सही नहीं होता है। लेकिन a माइनस बी का वैल्यू क्या था? 2 - 3 क्या होगा? -1, और b माइनस ए का वैल्यू क्या है? 1। तो लेकिन एक प्रॉपर्टी के गलत हो जाने से, मतलब एक ही एग्जांपल से गलत हो जाने से ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो जाता है। करने का क्या सेंस है कि जैसे एक ही एग्जांपल लिया मैंने कि 2 + 3 और 3 + 2, तो आप तो कह सकते हो कि सर कि और भी एग्जांपल लोगे उसमें आपका ये कहीं सेटिस्फाई ना करे, तो हाँ, प्रूफ करने के केस में ये सेटिस्फाई ना करे, ये हो सकता है कुछ और एग्जांपल्स में ही। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा एग्जांपल ले लिया है जो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं दिखा रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से प्रूफ हो ही गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो एक ही एग्जांपल से हम लोग प्रूफ अगर
कॉन्ट्राडिक्शन करना है किसी चीज़, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग को साबित गलत करना है तो एक ही एग्जांपल काफ़ी है, लेकिन किसी चीज़ को अगर साबित सही करना है तो उसके लिए बहुत एग्जांपल चेक करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे एज अ फैक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि a+b=b+a होता है। अब ये तो आपको फैक्ट की तरह यूज़ करना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, छोड़ो, इस पर नहीं समझ में आया है तो आपको तो बस इससे मतलब है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग ASSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे देखो 3 नंबर्स हैं A B C, ठीक। तो A+B+C अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2+3+2 लिखा हुआ है मान लो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे यहाँ पे 4 है तो या तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे और फिर बाद में इसको, तो 5+4, तो ये भी 9 हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो कि 2+4+3 7, तो ये भी 9 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर पहले इसको सॉल्व कर रहे हो A+B और देन +C कर रहे हो तो ये इक्वल होगा A+B+C के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी देख लो कि A×B×C ये भी इक्वल होगा A×B×C के, ठीक। और डिवीज़न वगैरह में ये सब उतना आता नहीं है। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन भी होगा तो भी सही है, क्योंकि A+B-C है तो इसको हम लिख सकते हैं A+B और -C, या फिर A+B-C, कुछ भी कर सकते हैं पहले, तो ये आंसर सही देगा, ठीक। ये आंसर दोनों सही आएगा यहाँ से। उसके बाद डिवीज़न में क्या है, देखो A×B/C, और दूसरा क्या है कि A×B/C, इसको क्या लिख सकते हैं A×B/C या फिर A/C×B, दोनों बराबर है बात। तो ये डिवीज़न वगैरह में उतना यूज़ नहीं आता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी जो प्रॉपर्टी आएगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सुनते ही आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि A+B और C, ये ब्रैकेट इधर से इधर शिफ्ट कर जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दिया हुआ है कि A×B+C, ये तीनों इंटीजर्स हैं, A और बाद में क्या है B+C है, तो ये कैसे बढ़ता है कि A×B प्लस A×C इस तरीके से बढ़ जाता है। अगर ऐसा हुआ A×B-C, तो बताओ ये किस तरीके से बदलेगा, A×B, बीच में माइनस है तो माइनस A×C, ये इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। और अगर देख लो कि डिवीज़न का केस रहा कि B-C/A, तो ये भी तो वही केस है यार कि ऐसे ही बढ़ जाएगा कि B/A -C/A, ठीक। A के जगह पे कोई ऐसा नंबर है जो 1/A लिखा हुआ है, तो ये भी वैसे ही बढ़ गया। तो यहाँ तक सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। इंटीजर्स में मेनली जो आना चाहिए बच्चों को, ये सब तो आता ही होगा पहले से, बट मैंने पढ़ा दिया। और एक छोटा सा बात लिख लो कि किसी भी नंबर को, एनी नंबर जो कि A है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 होगा। कोई भी नंबर है ये, कोई भी इंटीजर्स है, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा। अभी तो इंटीजर पढ़ रहे हैं इसलिए इंटीजर है, कोई भी नंबर रैशनल हो इरेशनल हो कोई भी हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो 0 ही आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये दो वैसे तो आता ही था सबको, बट ये लिख दिया मैंने। अब देखो एक दो एग्जांपल्स देखो कि क्या है वो। अब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 × 37 × 4, ये 27 नहीं 25 × 37 × 4 इस तरह दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या इसको सॉल्व करने जाओगे 25 × 37 करोगे पहले और तब फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं। यहाँ क्या करेंगे बच्चे, जैसे जो प्रॉपर्टी बताया था A×B×C, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि A×C×B भी लिख सकते हैं। तो देखो 25 × 4 क्या होता है 100, ये दिख जाना चाहिए। तो 100 × 37 क्या हो जाएगा 3700, ख़त्म, ठीक है। अब एक बात और कि अगर यहाँ पे 4 नहीं होता, मान लो कि इस क्वेश्चन में 4 नहीं है, 25 × 37 है, तो अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे।
सोचो थोड़ा सा कैसे सॉल्व करोगे। क्या इसको 25 इंटू 37 करने जाओगे ऐसे, 25 इंटू 37 ऐसे करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखोगे? नहीं, देखो 25 है तो इसके साथ एक छोटा सा याद रखना, इसका मैनिपुलेशन में बहुत काम आता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और डिवाइड भी कर दो 4 से। कोई फ़र्क पड़ा? 4 से 4 कट गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 25 इंटू 4 क्या हो गया आपको? 100 हो गया। तो क्या आ गया? 37 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा? 4 9 जा 36 और 4 2 जा 4 इतना, तो 925 आंसर आ जाएगा। ख़त्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अभी तो नहीं पता था आपको तो आप मल्टीप्लाई करने जाते हैं, बट कहीं भी 25 दिखे और साथ में 4 ना हो तो क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना और सॉल्व हो जाएगा वो। ये एक छोटा सा ट्रिक था, मतलब मैनिपुलेशन ट्रिक था। और फिर देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर दिया हुआ है कि 16 इंटू 12, तो इसको कैसे करोगे सॉल्व? डायरेक्ट 16 इंटू 12 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बट कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे कि 16 इंटू 12 क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 2। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ आप, कितना आसान है। 16 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 160 और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और 16 प्लस इंटू 2 क्या हो जाएगा? 32, तो 192 हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देखो कि -23 इंटू 48। अब बताओ इसको -23 को आप मल्टीप्लाई करने जाओगे 48 से? नहीं, इसको क्या करेंगे, -23 इंटू 48 को लिख देंगे 50 - 2। ख़त्म, टाटा बाय बाय, हो गया गया। क्वेश्चन कितना सॉल्व हो गया? 23 इंटू 50 कर दोगे, बहुत आसान है। और -23 इंटू 2, तो 23 इंटू 5 होता है 20 25 100 और 3 5 15, 115 1 0। और माइनस एक यहाँ भी है कि यहाँ माइनस यहाँ भी है, तो -23 इंटू 2, ये माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब क्या -23 है तो -23 लिख दिया और इंटू 2 कर दिया, तो क्या हो गया। और यहाँ भी देखो 50 इंटू -23 है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -1 से 1104 हो गया आंसर। तो ऐसे ऐसे मैनिपुलेशंस आप लोगों को आने चाहिए करने, ऐसा नहीं कि इसको लेके गुना करने बैठ जाना। बट कोई नहीं, फ्लो में गुना हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ये सीख जाना, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पे तो काम नहीं आएंगे। बट अगर कहीं पे वो उस टाइप में आएगा ना, पॉलिनोमियल्स टाइप में, ए बी टाइप में आएगा, तो वहाँ पे ये ज़्यादा आया हो जाएगा कि A² B B² A है। जिसको आता है उसके लिए सुन लो कि A² B इंटू B² A है, बीच में प्लस का साइन है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से A B कॉमन ले सकते हैं, तो A B कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, A और प्लस यहाँ पे B बच गया। ये मैनिपुलेशन इसको देख के ये करने आना चाहिए। ठीक, जिनको आया समझ में उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे सारे चीज़ ख़त्म हो चुके हैं। एक और बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो देख लो, बहुत छोटा सा बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं ना, किसी भी नंबर है, ये कोई भी नंबर है, इसको 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है। इसका कोई आंसर एग्जैक्ट आता नहीं, इसलिए नॉट डिफाइंड होता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे वो नॉट डिफाइंड होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो A डिवाइडेड बाई 0, ये आपका नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों नॉट डिफाइंड है, ये चीज़ हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, बट यहाँ पे अभी देख लो कि A डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, और अगर 0 डिवाइडेड बाई A करेंगे तो ये तो 0 होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट A डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, ये याद रख लो, बहुत ही काम का चीज़ है। और क्यों होता है ये तो हम लोग नेक्स्ट मतलब हायर क्लासेस में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं कहानी इस चैप्टर का, मतलब इंटीजर्स का। तो जो क्लास 7th में थे उनको तो समझ में आ गया होगा, वो लोग क्या करेंगे, NCERT जाके बना ले अच्छे से। और जो क्लास 8 में है उनको भी समझ में आया होगा, वो लोग NCERT बना के आए थे। बट अगर उनका ये चैप्टर वीक था और अभी अगर ढंग से क्लियर हो गया तो एक बार जाके वो क्लास 7 का NCERT बना ले, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, मतलब बहुत अच्छे काम करेगा उसको वो। और बाकी तो हम लोग देखेंगे, क्लास 9 10 वालों को उतना दिक्कत है नहीं, बस 8 वाले वही बनाए जिनको कि पहले कन्फ्यूज़न था और उनसे बना नहीं था। क्लास 8 वाले भी बना ले तो अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो या तो पहले वो पूरा चैप्टर बनाए नहीं होंगे, या फिर अगर बनाए होंगे तो उनको कन्फ्यूज़न कुछ रहा होगा। बट अगर अभी सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया तो जाके बना ले। और अगर बोलो तो मैं क्वेश्चंस NCERT कुछ डिस्कस कर दूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसा होगा बता देना कमेंट सेक्शन में।
यार कमेंट सेक्शन तो मैं ऑफ़ करके रखता हूँ, क्योंकि कुछ स्पैमर्स हैं जो कि मेरे वीडियो डालते ही उनके कुछ गलत कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। और वो कोई और नहीं है, मतलब कि वो कोई मेरा फ्रेंड ही है जो ऐसा कर रहा है, पता नहीं कौन है। जो भी है ना करे तो बहुत बढ़िया है, ताकि मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर पाऊँ। क्योंकि मैं जैसे ही कमेंट सेक्शन ऑन करता था कि मतलब वीडियो जैसे ही मेरा अपलोड होता था कि वो कमेंट में आके गलत गलत कुछ अपलोड कर देता था। और अगर मैं उसे ब्लॉक भी करता था तो वो नए नए आईडी से आता था और फॉरेन नेम्स के साथ आता था। ऐसा नहीं कि वो हिंदू नाम था जैसे राम श्याम, ऐसा कुछ नहीं था, फॉरेन नेम्स रहते थे उसके। तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। बट ये चैप्टर मतलब ऐसा लगेगा कि कमेंट सेक्शन ऑन करना चाहिए, तो मैं कुछ दिनों के लिए ऑन कर दूँगा। तो ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व कर लेना, ये सब बहुत ही काम आएगा। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो मैं करा दूंगा इस चैप्टर के एंड में, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रैशनल और इरैशनल का तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही दिया था, मतलब डेसिमल का डेफिनेशन बता ही दिया था, वो मैं बताऊंगा नहीं। उसमें डायरेक्ट पी और क्यू के फॉर्म में बढ़ा के और निकल जाऊंगा। तो वहाँ आपका रैशनल और इरैशनल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में रैशनल और इरैशनल बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से ख़त्म होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम तो देख ही चुके हैं, एचसीएफ देखेंगे, और एक एचसीएफ और एलसीएम का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है वो देखेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा और 1 से 2 लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म करके और हम लोग अगले चैप्टर में इन कर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए।